Hi friends, good morning. So I'm back with GST for CA Inter, for CA Finals, and that to the most important chapter, Input Tax Credit, ITC. And I'll be covering or completing this chapter in two parts, part 1 and part 2. I hope you are with me. बहुत सबसे important chapters हैं और maximum amendments November 2020 में is in this chapter. Maximum amendments. You can 100% expect a question from this topic. अब मैं क्लियर एंड रहता ही है मतलब एक क्वेश्चन तो बाय डिफॉल्ट कैसा होता है यू हैव अ वैल्यूएशन चैप्टर का क्वेश्चन अब मैं क्लियर यू हैव वैल्यूएशन चैप्टर का क्वेश्चन वैल्यूएशन चैप्टर बोलते हैं कि टैक्स निकालो और कितना टैक्स पे करना है ये बताओ तो उसमें आपके पास इनपुट टैक्स का क्रेडिट होता है आपको उससे क्या करना होता है एडजस्ट करना होता है एंड देन यू हैव टू मेक द पेमेंट टू द गवर्नमेंट अब मैं क्लियर पर अगेन आई एम सेइंग दिस चैप्टर इज वेरी इजी प्रॉब्लम इज यर मतलब आई पर्सनली फील लाइक दिस जो चैप्टर फर्स्ट मोमेंट अगर स्टूडेंट को डिफिकल्ट लग जाता है वो आई कांट अंडरस्टैंड दिस देन गॉन और अगर फर्स्ट टाइम वो चैप्टर अगर बच्चों को लगे नो इट इज 100% मैनेजेबल देन तो इट इज लाइक सो इजी same thing I'll try to give my 100% over here so that you people can understand in depth मैं इस चैप्टर में जैसे मैंने एग्जामिशन में आई वॉज नॉट लाइक मैं बिल्कुल स्पीड में नहीं पढ़ा रही थी बिकॉज आई न्यू दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये चैप्टर भी सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है मतलब आप बोलोगे तो ऐसा हो सकता है कि हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आईटीसी के टॉपिक डाल सकते हैं मतलब ITC can be a part of every practical question in your exam. So this question chapter is the most. If 40 marks is your paper, 10 marks you can expect क्योंकि एक full fledged question तो सिर्फ ITC का ही आता है एक full fledged question तो सिर्फ ITC का ही आएगा फिर एक वैल्यूएशन की क्वेश्चन में आईटीसी पूछ लेंगे और एमसीक्यूज में आईटीसी आ जाएगा तो 8 to 10 मार्क्स इस चैप्टर में से कहीं नहीं गए am I clear? एंड आई विल बी गोइंग इन डेप्थ आपको लगेगा मैम आप बहुत डेप्थ में जा रहे हो आई एम ओके विद इट पर वी शुड बी कॉन्सेप्चुअली वेरी क्लियर दिस इज पार्ट 1 there will be part 2 also and together ITC will get over getting my point am I clear so let's start बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन कह रही हूँ और प्लीज अपने आप को ना एकदम रिलैक्स रखना ओके इनपुट टैक्स क्रेडिट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर इज इनपुट टैक्स क्रेडिट ओके इफ यू रिमेंबर जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रही थी पेमेंट ऑफ टैक्स मैंने आपको बताया था we have three ledgers I hope you're with me credit ledger cash ledger and liability ledger electronic credit ledger electronic cash ledger and electronic liability ledger और मैंने आपको clearly बता देता these three ledgers are view from department's point of view these three ledgers are view from department's point of view I hope you're with me the moment I take a registration number मेरा एक dashboard create हो जाएगा and on that dashboard वहां पे 3 लेजर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे क्योंकि वो डिपार्टमेंट का डैशबोर्ड है तो डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है मतलब नहीं तो मेरी बुक्स में सिंपल लॉजिक का अगर मैं बोलूं A to B एंड B to C अब ये ध्यान रखना हमारे पूरे एग्जाम्पल में हमारी बात किसकी होने वाली है B की इनपुट टैक्स जब मैं इनपुट टैक्स की बात करती हूँ तो हमारी बात किसकी होने वाली है बी के लिए होने वाली है बी टैक्स पे करते हैं ए को मतलब बी इज परचेसिंग बी ने क्या किया परचेस किया मैं सिंपल लैंग्वेज के लिए और बी ने यहाँ क्या किया है सेल किया है इनपुट बोल दो इसको आउटपुट बोल दो am I clear I hope with me end of the day listen to me end of the day कोई भी टैक्स किसके जेब से जाना चाहिए सी end consumer who is he assuming end consumer end of the day the tax should go from the pocket of the consumer am I clear तो जब A ने B से सपोज 1 लाख रुपए के ऊपर 18,000 का टैक्स कलेक्ट किया which comes to 1,18,000 which comes to 1,18,000 तो B ने A को दिया A ने गवर्नमेंट को दिया
ए ने गवर्नमेंट को दिया, राइट? अब भी जेब से पैसा किसके निकला है? बी के निकला है, पर एक्चुअली जेब से किसके निकलना चाहिए? सी से निकलना चाहिए। तो इन शॉर्ट कैन आई से लाइक दिस कि बी का पैसा गवर्नमेंट के पास रखा है, जो गवर्नमेंट को बी को वापस करना है। आई होप आई गेट योर पॉइंट। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बी का पैसा किसके पास रखा है? गवर्नमेंट के पास रखा है, जो गवर्नमेंट को बी को वापस करना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट टू नॉट? दैट मीन्स गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे टू बी अगेन। गवर्नमेंट की क्या है? लाइबिलिटी है कि मुझे ये 18,000 बी को वापस करना है। एम आई क्लियर? तो बी की क्या हो गई? असेट। बी की क्या हो गई है? असेट हो गई है कि नहीं हो गई है? एम आई क्लियर? इसलिए बी की बुक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट कम्स इन असेट। असेट में आता है। आई होप पर जब हम लोग लेजर देखते हैं, हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेजर देखते, तो हम ये 18,000 यहां देखते हैं क्रेडिट में, क्योंकि ये लेजर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है? डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। डिपार्टमेंट की तो लाइबिलिटी है ना टू पे टू बी। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि व्हाई इज दिस क्रेडिट? बिकॉज दिस इज viewed from whose point of view? From department's point of view. Department has to give the money back to B, hence it is department's liability, hence it is a credit balance for department. But if you talk about बी, ये बी का पैसा डिपार्टमेंट के पास रखा है, जो बी का राइट है डिपार्टमेंट से मांगने का, इसलिए बी का क्या है? वो असेट में दिखाई देगा। अब समझना, ये चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले, दिस होल चैप्टर आईटीसी के अंदर एक होता है अवेल करना और एक होता है यूटिलाइज करना। समझना, अवेल मतलब आईटीसी का बैलेंस कितना है मेरे पास। अवेल का मतलब आईटीसी, हाउ मच बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल विथ मी, वन। एंड सेकेंड, जितना ये अवेलेबल है, फिर मैं उसको कैसे यूटिलाइज करूंगी। हम ऑलरेडी यूटिलाइजेशन पढ़ के आ चुके हैं। हमें ऑलरेडी मालूम है कि अगर मेरे पास आईजीएसटी का बैलेंस है, किसका बैलेंस है? आईजीएसटी का बैलेंस है एक्स क्रेडिट में अवेलेबल कितना है? एक्स अमाउंट है। तो आई फर्स्ट यूज फॉर आईजीएसटी, एंड अगर फिर बच गया तो सी और एस और यू इन एनी प्रपोर्शन इन एनी ऑर्डर। याद है? फिर मैंने बोला सीजीएसटी का क्रेडिट है, सपोज वाई अवेल है, तो C will be first used for CGST, और अगर बच गया तो I can use for IGST, but I can use for IGST only when this X is exhausted. बस मैं C और S के क्रेडिट को टच ही कब करूंगी? जब I का क्रेडिट एग्जॉस्ट हो चुका होगा, क्योंकि I ने तो मुझे एज इट इज कोई भी लिमिटेशंस दी ही नहीं है। I has allowed me to use I for any reason, for any purpose. तो until and unless I का क्रेडिट is not going to get over, I will not be touching C का क्रेडिट, I will not be touching S का क्रेडिट। है क्लियर? एंड देन SGST का क्रेडिट, सपोज Z है, ये अवेल है, तो फर्स्ट इट विल बी यूज फॉर SGST, और अगर बचा तो IGST। और ये मैं कब यूज करूंगी? जब C का क्रेडिट, मतलब I का पेमेंट पहले पूरा I से करूं, फिर अगर I खत्म हो गया और I का पेमेंट करना तो फिर C से करो, और फिर अगर C खत्म हो गया है तो ही I का पेमेंट S से होगा। गेट माय पॉइंट? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं यूटिलाइजेशन वाला, और हम ये भी पढ़ के आ चुके थे हमें क्या क्या पे करना पड़ता है। टैक्स पे करना पड़ता है, एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एक पेनल्टी पे करनी पड़ती है, एक फीस पे करना पड़ता है, एक एनी अदर अमाउंट। इफ यू रिमेंबर, मैंने बोल के रखा है कि क्रेडिट लेजर से सिर्फ टैक्स का पेमेंट ही हो सकता है। क्रेडिट लेजर से सिर्फ टैक्स का पेमेंट ही हो सकता है। यू कैन नॉट मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टीज, फीस और एनी अदर अमाउंट फ्रॉम क्रेडिट लेजर। इन दैट केस आपको कैश लेजर में कंसर्न मेजर हेड के कंसर्न माइनर हेड में पहले पैसा जमा करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन ऑफसेट इट। आई होप यू गेटिंग मी। आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
समझ में आया? आगे बढ़ सकती हूँ? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? श्योर? ओके, ये समझा? तो मेरे लिए दिस इज नॉट अ कंसर्न। देखो, मेरे लिए ये कंसर्न नहीं, मेरे लिए कंसर्न ये है कि भैया मेरे पास पैसा कितना अवेलेबल है। खर्चा, सपोज आज मुझे खर्चा करना है, तो यूटिलाइजेशन का मतलब एक तरह से खर्चा मान लो। मैं खर्चा तो कर लूंगी, पर कितना खर्चा करूं, मेरे जेब में पैसे हैं कितने, हाउ मच ITC आई कैन अवेल, या what are the conditions to avail ITC? I hope you with me. What are the conditions to avail ITC? I hope you are with me. समझ में आ रहा है क्या कंडीशंस है टू अवेल ITC? दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये चैप्टर हमें सेक्शन 16 से लेके देखा जाए तो सेक्शन 21 है। सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट ITC, बट इन इंटर इट इज 16, 17 and 18. फाइनल्स में इट इज 19, 20 and 21. am I clear? इंटर में 16, 17, 18 पढ़ना है, फाइनल्स में हम 19, 20 and 21 पढ़ेंगे। am I clear? am I clear? Getting my point? I hope you're with me. तो ये chapter is actually going to teach me how much to avail, how much ITC is available with me so that I can utilize that amount. लॉजिकली सोचो, अगर मैंने ये 1,00,000 का अवेल कर लिया और अवेल से 40,000 का ही करना चाहिए था, मतलब मैंने 60,000 ज्यादा अवेल कर लिया, राइट? अब अज्यूम करो मुझे पेमेंट करना था, सपोज मुझे पेमेंट करना था कितना, 1,40,000 का पेमेंट करना था। तो मैंने क्या किया, 1,00,000 को यहां ऑफसेट किया, फिर कैश लेजर में मैंने 40 जमा किया और 40 यहां से मैंने सेट ऑफ किया। आई डिड इट लाइक दिस, एम आई क्लियर? पर एक्चुअली, अच्छा ये 40 हो गया ना, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं। मैंने अवेल कितना कर लिया था, 1,00,000, पर एक्चुअली अवेल कितना होना चाहिए, 30,000। अब मैंने 1,00,000 अवेल किया तो मैंने यूटिलाइज भी 1,00,000 किया, पर एक्चुअली होना कितना चाहिए था, 30 यहाँ होना चाहिए था, 30 ही एडजस्ट होना चाहिए था। एम आई क्लियर? मुझे फिर 1,10,000 यहाँ डालना चाहिए था और मुझे 1,10,000 यहाँ से एडजस्ट करना चाहिए था, पर मैंने डाला कितना है, ओनली 40 डाला। मतलब मैंने 70 का क्या किया, शॉर्ट पेमेंट किया कि नहीं किया? मैं लिखूं कि मैंने रॉन्गली 70,000 मैंने रॉन्गली अवेल किया, 70,000 मैंने रॉन्गली अवेल किया, फिर 70,000 मैंने रॉन्गली यूटिलाइज किया, मतलब इन शॉर्ट मैंने 70,000 का शॉर्ट पेमेंट किया कि नहीं किया? 70,000 का शॉर्ट पेमेंट हो गया बिकॉज ऑफ आई हैव wrongly utilized or avail more ITC, and if I avail more ITC because of which I pay less, मुझे 24% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। याद आ रहा है? हमने दो इंटरेस्ट बोला था, 18 and 24, 18 and 24. Getting my point or not? Am I clear? I hope you with me. मतलब it is so important for me कि मेरा ये बैलेंस सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बैलेंस गलत तो यूटिलाइजेशन गलत, यूटिलाइजेशन गलत तो डिपार्टमेंट को शॉर्ट पेमेंट हो जाएगा, शॉर्ट पेमेंट के केस में मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एम आई वेरी क्लियर? सी अंडरस्टैंड? मैंने अवेल कितना किया, 1,00,000, मैंने अवेल कितना किया, 1,00,000, पर एक्चुअली करना कितना चाहिए था, 30, मैंने रॉन्गली अवेल कर लिया। तो अगर मैंने 1,00,000 अवेल किया तो मैंने यूटिलाइज भी 1,00,000 किया होगा, मुझे पे कितना करना था, 140, तो 140 में से 1,00,000 तो मैंने क्रेडिट लेजर में से कर दिया, बचा 40 मैंने कैश लेजर के थ्रू कर दिया, और मुझे लगा कि मैंने पेमेंट कर दिया। देन लेटर आई गॉट टू नो दैट नहीं, मैंने तो 1,00,000 wrongly avail किया है, I should have not availed 1,00,000, I was eligible to avail only 30,000, I was eligible to avail only 30,000। तो अगर मैं 30,000 अवेल करती तो 30,000 यूटिलाइज करती, अब मुझे पेमेंट कितना करना था, 140 करना था। Am I clear? और मैं यहाँ पे कितना डालती, 110 डालती, क्योंकि मैंने यहाँ 30 किया तो बचा 110, पर एक्चुअली यहाँ गया कितना, 40 ही गया ना। कितना जाना चाहिए था,
110 जाना चाहिए था, मतलब मैंने 70,000 का शॉर्ट पेमेंट कर दिया, क्योंकि मैंने अवेल कितना किया है, 1 लाख। समझा कि नहीं समझा? वापस समझाऊं? बॉस, आई हैव रॉन्गली अवेल, आई हैव एक्सेस अवेल 70,000। तो अगर मैंने 70,000 एक्सेस अवेल कर लिया है, तो मैं 70,000 का लेस पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि आई वॉज नॉट एलिजिबल टू अवेल दैट 70,000। I hope you are getting me. I was not eligible to avail that 70,000. I was only eligible to avail 30,000. 30,000 क्रेडिट लेजर से जाता, 140 का पेमेंट करना था, 140 minus 30,000 becomes 1,10,000. 1,10,000 should have gone in cash ledger, पर कितना गया वहां पे? सिर्फ 40 गया, मतलब मैंने 70,000 का शॉर्ट पेमेंट किया। सो फॉर मी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ कितना बैलेंस आएगा, और ये चैप्टर हमें वो कंडीशंस बताएगी आप कब अवेल कर सकते हो और आप कितना अवेल कर सकते हो। Am I clear? Section 16 and section 17. Am I clear? No, 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 no. It is not like that. See, there are many things. Server की बात नहीं आती. There are many things. आज it is not up to the mark going on. It is not up to the mark going on. मतलब it should be like that, what you're trying to say, but it is not happening as of now. कि बॉस कंट्रोल होना चाहिए, बट अभी वैसा 1 to 1 नहीं हो रहा है, बिकॉज कहीं पे क्वार्टरली की बात चल रही है, कहीं पे मंथली की बात चल रही है। अब मैं रिटर्न चैप्टर्स में बताऊंगी that somebody have to pay tax monthly, somebody will have to pay tax quarterly. इंडिविजुअल का एक टर्नओवर है, अगर टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ तो तुमको क्वार्टरली GSTR1 फाइल करना पड़ता है। तो अगर मैं GSTR1 फाइल क्वार्टरली करूंगी और आपका मंथली है, तो अभी तो मिसमैच होने वाला है। अभी उतना सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। अभी तक तो जितने रिटर्न्स उन्होंने बोले थे उतने फ्रॉम डे 1, फ्रॉम 2017 से 2020 हो गया है, अभी तक भी डे 1 से अभी तक भी वो रियल वर्ल्ड में आए नहीं है। इनफैक्ट 1 अप्रैल 2020 से तो पूरा रिटर्न्स का पैटर्न ही चेंज कर रहे हैं वो लोग। Am I clear? I hope you with me, getting me? क्लियर? अभी इतना सिंक्रोनाइजेशन नहीं आया है दैट यू से दैट ओके यहाँ, क्योंकि पब्लिक को पहली बात तो समझ ही नहीं रहा है व्हाट इज जीएसटी, क्या फाइल करना है, कैसे फाइल करना है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कैन आई स्टार्ट? तो सेक्शन 16 बताने वाला है कंडीशंस टू अवेल जीएसटी, सेक्शन 17 बताने वाला है हाउ मच टू अवेल जीएसटी। ओके, लेट्स स्टार्ट। I'm saying I am not going to rush in this chapter. This chapter is the most important chapter. Am I clear? क्या लिखा है? One of the much talked about feature of the GST is seamless input tax credit. Basically, GST लाने का reason भी यही था। हमने डे 1 को पढ़ा था, हमारा डे 1 क्या बोल रहा था कि बॉस पुराने टैक्सेस में प्रॉब्लम क्या थी कि जो मैंने पिछले स्टेज के लिए जो मैंने टैक्स पे किया था उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे उसको कॉस्ट में ऐड करना पड़ रहा था, एंड नेक्स्ट स्टेज पे मुझे टैक्स पे टैक्स लगाना पड़ रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था। एम आई क्लियर? थिंक सी, चीज महंगी हो क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई एंड यू कैन अंडरस्टैंड, बट थिंग्स महंगी है क्यों? क्योंकि टैक्स पे टैक्स लग रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या लिखा है? वन ऑफ द मच टॉक्ड अबाउट फीचर ऑफ द जीएसटी इज सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। इनकी कोशिश क्या है, आपको हर स्टेज का इनपुट टैक्स का क्या मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए। हर स्टेज का इनपुट टैक्स का क्या मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए, सो दैट आप उसको अपनी कॉस्ट में ऐड ना करो। नाउ, अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC in order to discharge its output tax liability, only tax liability. Am I clear? तो अगर मैं यहां बात करूं इस एग्जाम्पल की, अगर मैं बी की बात करूं, बी ने 18,000 इनपुट पे टैक्स पे किया है, और सपोज बी आउटपुट कर रहा है, मतलब माल बेच रहा है, और माल बेचने पर उसने 20,000 का
माल बेचने पे उसने 20,000 का टैक्स कलेक्ट किया है, तो बी की लाइबिलिटी है 20,000 का टैक्स डिपार्टमेंट को पे करने की। बी की लाइबिलिटी है डिपार्टमेंट को 20,000 का टैक्स पे करने की। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की तो असेट हो गई, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट दिस हियर। आई होप विथ मी। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में 20,000 असेट दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 18,000 की। ये किसका दिख रहा है? ये बी का क्या है? ये बी का जो डैशबोर्ड है वो है कि बी के डैशबोर्ड में 20,000 की लायबिलिटी दिख रही है, बी के डैशबोर्ड में 18,000 का क्रेडिट दिख रहा है। तो अगर मैं डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लायबिलिटी डिपार्टमेंट की क्या है कि वो डिपार्टमेंट को पैसा बी से लेना है, इसलिए उसके डेबिट में दे रहा है। और क्रेडिट लेजर में क्या हो रहा है, उसको बी को 18,000 रुपए देना है, इसलिए उसकी लायबिलिटी में क्रेडिट में दिख रहा है। तो बी क्या करेगा, यहां से 18 निकाल के यहां 18 डाल देगा, एम आई क्लियर? और फिर कैश लेजर के अंदर पहले 2,000 रुपए क्या करेगा, जमा करेगा, फिर यहाँ 2,000 का लेके यहाँ 2,000 को क्या कर देगा, ऑफसेट कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप विथ मी। समझ में आ रहा है? समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया मैंने क्या बोला? प्लीज ये बताओ, ये बेसिक्स चल रहा है, ये बेसिक है, ये चैप्टर का एक एक वर्ड, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. In order to discharge its output liability, supplier of goods or service or both can utilize input tax credit in accordance with GST provision dealing with tax credit and GST credit rules. Every supplier must realize the true significance of GST provision dealing with tax credit and GST credit rule, because the rules provide benefit to every registered person in the form of deduction of his output tax liability. बस 20,000 में से उसको 18,000 तो ऑफसेट करने को मिल गया कि नहीं मिल गया? इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एक एक प्रोविजन, एक एक रूल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी वो प्रॉपरली क्रेडिट को क्या कर पाएगा, अवेल भी कर पाएगा और यूटिलाइज भी कर पाएगा। See, not knowing of law is not an excuse. If you don't know something, that is not an excuse. It is also pertinent to add here that unutilized ITC, देखा, unutilized ITC, I hope everything marked here, shall be current asset for the business of supplier. समझना बस। सपोज आईटीसी, इनपुट क्रेडिट लेजर में, आईटीसी में 50,000 रखे हैं, मैं क्लियर? और अभी सपोज कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ चल रहा है, और मेरे को जून मंथ का पेमेंट बाय 20 जुलाई करना है। अब सपोज मेरी जून मंथ की लाइबिलिटी कितनी है, 20,000 ही है। लाइबिलिटी कितनी है, 20,000 ही है मुझे, और मेरे पास लेजर में क्रेडिट कितना रखा है, 50,000। तो मैं सिर्फ 20,000 ही यूटिलाइज करूंगी, बचा 30,000 में अगले महीने यूटिलाइज करूंगी। तो ये 30,000 रुपए सप्लायर का क्या है, असेट है। बॉस आई होप यू आर विथ मी। दो आपको बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, आई होप यू विथ मी। ये क्रेडिट बैलेंस मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस क्रेडिट बैलेंस इज फ्रॉम डिपार्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दी सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर सप्लायर इट इज हिज असेट। ये लेजर, दिस लेजर वी आर व्यूइंग फ्रॉम डिपार्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिपार्टमेंट के लिए इट इज लाइबिलिटी, फॉर असेसी, फॉर सप्लायर इट इज द असेट। It is also pertinent to add over here that unutilized ITC shall be the current asset for the business of supplier. It shall therefore be exhibited on the asset side of the balance sheet of the business of the supplier. Now, मैम आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट देने की बात करते हो, इनपुट टैक्स का क्रेडिट, तो क्वेश्चन ये आता है कि इनपुट टैक्स क्या होता है। बॉस अगेन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ,
फॉर मी, अब मैं पूरे चैप्टर में मैं बात किसकी करूंगी, बी की करूंगी। किसकी बात करूंगी, बी। बी ने इनपुट लिया और उस इनपुट पे इनपुट टैक्स पे किया और उस इनपुट टैक्स का बी को क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। एम आई क्लियर? ओके, व्हाट इज इनपुट टैक्स? अगर पहले हम डायग्राम देखें, अंडरस्टैंड, ये डायग्राम समझो। आई होप विद मैं डेप्थ में जाऊंगी, मैं इस चैप्टर में बिल्कुल रश नहीं करने वाली, भले इसको हमें 5-6 दिन लगे। आई एम ओके विद दिस बिकॉज आफ्टर दिस ओनली 3 small chapters would be left: tax invoice, registration and returns. Am I clear? After completing this chapter, my 90% syllabus is over. Am I clear? Am I clear? Okay. अब समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। इनपुट टैक्स, मैं पहले डायग्राम समझाती हूँ फिर मैं वर्ड्स में एग्जाम्पल समझाऊंगी। इनपुट टैक्स मीन्स टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इट कैन बी CGST, इट कैन बी SGST, इट कैन बी UTGST, इट कैन बी IGST। मतलब यहाँ पे कंपेंसेशन सेस की बात नहीं करिए। Am I clear? Second, it includes tax payable under reverse charge. Wait, सब समझाती हूँ। And it includes IGST leviable on import of goods and excludes composition tax. And excludes composition tax. I hope you're with me. समझना। एक एक करके लेके चलते, ये पहले ये थिंग कवर करते हैं जो हमारे इनपुट टैक्स है। बस A to B की बात करते हैं। सपोज फर्स्ट सिनारियो, ए और बी के बीच में क्या लग रहा है, FCM लग रहा है। ए और बी के बीच में क्या लग रहा है, FCM लग रहा है। ए ने बी से 18,000 रुपीज एज आई और सी और एस और यू, मैं ब्रेकअप नहीं कर रही, अगर आई होगा तो पूरा 18 होगा और अगर सी और एस होगा तो 9 होगा या सी और यू होगा तो 9 होगा। ये समझ में आया जो मैंने बोला? अगर इंटर होगा तो आई लगेगा 18,000 का, इंट्रा स्टेट होगा तो सी प्लस एस लगेगा 99,000 का, इंट्रा यूनियन टेरिटरी होगा तो सी प्लस यूटी लगेगा 99 का। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ये बी ने किसको दिया, ए को दिया। ए ने किसको पे कर दिया, डिपार्टमेंट को पे कर दिया बिकॉज FCM लग रहा है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है। इन दैट केस बी को इस 18,000 को क्या बोलेंगे हम, इनपुट टैक्स बोलेंगे। अभी मैं क्रेडिट वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ, हम किसकी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इनपुट टैक्स मीन्स टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इनपुट टैक्स मीन्स ही किसके लिए, बी के लिए इनपुट टैक्स है, बी के लिए इनपुट टैक्स है एंड इट इज अंडर फॉरवर्ड चार्ज। मतलब ए हैज collected from B and paid to the government. Any problem with the first point? Any problem with the first point? Please reply. Now second point. Assume इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, RCM लग रहा है। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, RCM लग रहा है। 1,00,000 का माल ए ने बी को दिया, उस पे टैक्स बी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करने वाला है, ए कलेक्ट नहीं करेगा। पर मुझे बताओ क्या बी के जेब से टैक्स, एंड ऑफ द डे सिंपल लॉजिक समझो। सपोज 2 सेकंड रुकना, आरसीएम में क्या होगा, आरसीएम में बी डायरेक्टली 18,000 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा, बी आई और सी और एस और यू। एम आई क्लियर? समझना, FCM हो या RCM हो, पैसा जेब से किसके निकलेगा, बी के। FCM में बी ए को देगा, ए डिपार्टमेंट को देगा, तो जेब से किसके निकला, बी के। RCM में बी डायरेक्टली डिपार्टमेंट को देगा, तो जेब से किसके निकला, बी के। इन दैट केस बी को, आई होप विथ मी, बी की जेब से पैसा निकला ना, तो बी को उसका क्रेडिट, बी का वो इनपुट पे टैक्स हुआ कि नहीं हुआ। बी ने जब पहले केस में 1,00,000 का माल खरीदा, मतलब इनपुट लिया, उस इनपुट पे उसने 18,000 का टैक्स ए को दिया, ए ने गवर्नमेंट को दे दिया, तो इनपुट पे टैक्स कितना हुआ, 18,000। सेकेंड केस में ए ने बी को 1,00,000 का माल दिया, उस 1,00,000 पे 18,000 का टैक्स था जिस पे RCM लग रहा था, तो मतलब उसने इनपुट पे 18,000 का टैक्स पे किया कि नहीं किया, हाँ या ना। इतना समझा, इतना समझा। इनपुट टैक्स इंक्लूड्स बोथ,
आई होप यू विथ मी। अगर बी एफसीएम भी कर रहा है या बी के केस में आरसीएम भी लग रहा है, इट इज इनपुट टैक्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक। और हम ऑलरेडी पढ़ के, चलो अभी लेट मी नॉट कंफ्यूज, बाद में देखेंगे अपन। एम आई क्लियर? ये क्लियर हुआ ये दोनों। अब IGST लिवाइबल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब अज्यूम करो बी ने क्या किया, बी ने माल इंपोर्ट करवाया फ्रॉम मिस्टर यूएसए। मिस्टर यूएसए से इसने गुड्स, गुड्स लिखा है, गुड्स, इट इज गुड्स, हाँ गुड्स। सर्विसेज की बात नहीं चल रही है, सर्विसेज तो हमारा कवर हो ही जाएगा फॉरवर्ड। बेसिकली सर्विसेज अगर मैंने इंपोर्ट करवाई है तो वो तो रिवर्स चार्ज में आ ही रहा है। सर्विसेज अगर मैंने इंपोर्ट करवाई है तो रिवर्स चार्ज में आ ही रहा है, वो तो मेरा नॉर्मल हो गया। हम किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स। मैम गुड्स के ऊपर तो कस्टम ड्यूटी लगती है, आपने बताया था, बिल्कुल बताया, तो वही लगती है। गुड्स के ऊपर क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी लगती है। और जब मैं कस्टम ड्यूटी का अगर मैं ब्रेकअप बताऊं, बहुत डेप्थ में नहीं जा रही हूं, एक है बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, एक क्या लगती है? बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, और एक उसके ऊपर IGST भी लगता है। मैं अभी डेप्थ में नहीं जाना चाहती, अगर मैं एक लाइन में बोलूं, अगर कोई भी चीज इंडिया में क्या होगी, इंपोर्ट होगी गुड्स में, एनी गुड्स इफ इट्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, प्लस उस गुड्स पे वो ड्यूटीज भी लगेगी जो इंडिया में लगती है। तो इंडिया में माल सप्लाई पे जीएसटी लगता है, तो इंपोर्ट पे भी जीएसटी लगेगा, पर क्योंकि वो टू डिफरेंट कंट्रीज है, इसलिए उस पर क्या लगा रहे हैं? इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। और ये क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है, अब बेसिकली कस्टम भी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम भी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। पर हमारा जो एक्सपोर्टर है वो इंडिया के बाहर बैठा है, तो वो तो टैक्स नहीं पे करेगा। कौन पे करेगा? इंपोर्टर पे करेगा। या इंपोर्टर कौन है? बी है। बी ने जब माल इंपोर्ट करवाया तो सॉरी, बी ने जब माल इंपोर्ट करवाया तो उस माल पे क्या पे किया होगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करी होगी, एंड IGST पे किया होगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी का उसे क्रेडिट, दैट इज नॉट इनपुट टैक्स, बट यस जो उन्होंने IGST पे किया है वो उनका इनपुट का टैक्स माना जाएगा। बस जो इनपुट टैक्स होगा उसी को तो क्रेडिट देंगे, जो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन ही मीट नहीं करता होगा उसको क्रेडिट नहीं देंगे। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? हाँ या ना? रिप्लाई करो। ये समझा? ये समझा? प्लीज रिप्लाई। ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? आस्क मी अगेन। If not understood, ask me again, but don't keep your doubts to yourself. Don't keep your doubts to yourself. I hope you're getting me. I want reply from all. If you feel that, ma'am, I'm the only one asking question again and again, that's perfectly fine. It's okay to ask question here 100 times, but not going with the doubt in the exam. Okay, am I clear? तो मतलब बी ने अगर इंडिया में माल परचेस किया तो जीएसटी पे करेगा, अगर बी ने इंडिया में सर्विसेज ली तो जीएसटी पे करेगा। अगर बी ने, सी अंडरस्टैंड करो, अगर मैं ऐसा बोलूं बी ने इंडिया में, ये इंडिया की बात करूं, या तो गुड्स परचेस करेगा या तो सर्विसेज लेगा, उस पे क्या पे करेगा? दोनों पे जीएसटी पे करेगा। और अगर बी इंपोर्ट करवाएगा, क्या इंपोर्ट करवाएगा? सर्विसेज इंपोर्ट करवाएगा या गुड्स इंपोर्ट करवाएगा? सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगता है, गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है। Am I clear? तो इन इसके लिए और इसके लिए तो हमारा जीएसटी के नॉर्म से ही कस्टम ड्यूटी के लिए और बोल दिया कि कस्टम ड्यूटी में हम लोग एक और चीज पे करते हैं विच इज टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, उसको भी हम इनपुट टैक्स मान लेंगे। Am I clear? And last, excludes composition tax. Excludes composition tax. Assume करो ए ने माल किसको दिया? बी को दिया। ए कौन है? कंपोजिशन सप्लायर।
ए कौन है? कंपोजिशन सप्लायर। आई होप यू रिमेंबर, अगर जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है वो कंपोजिट टैक्स लगाता है, और वो कंपोजिट टैक्स ए बी से कलेक्ट नहीं करेगा। याद आया है? बहुत डेप्थ में पढ़ा है हमने। आई होप विथ मी। ए ने किसको माल दिया? बी को माल दिया। ए कौन है? कंपोजिशन सप्लायर है, जिससे कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की है। अब ए क्या करेगा? कंपोजिट टैक्स पे करेगा। बी के लिए वो कंपोजिट टैक्स इनपुट टैक्स नहीं है। रीजन दो। पहला, ए वो अमाउंट बी से कलेक्ट नहीं करता है, ए अपनी पॉकेट से पे करता है। सेकेंड, ए टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता है, ए बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। इफ यू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स, आई होप विथ मी, डू यू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स? प्लीज रिप्लाई। क्या ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? डू रिप्लाई। एम आई क्लियर? Yes or no? Please reply. I hope you're with me. Right? So composite tax is not input tax. Composite tax is not input tax, and if it is not input tax, ITC की बात आती नहीं है. Clear? Okay. So now we are clear with the definition. एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जा सकती है for 2 marks. तो क्या लिखा है? I'm reading the definition about input tax means the central tax, state tax, integrated tax or union territory tax charged on supply of goods or services or both made to a registered person. It also includes tax paid on reverse charge and integrated tax goods and service tax charge on import of goods, but it does not include tax paid under composition levy. Am I clear? इस डेफिनेशन क्लियर? क्योंकि जब तक आपको इनपुट टैक्स ही नहीं मालूम है, इनपुट टैक्स रेट कैसे लेंगे? ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ हाउ टू यूटिलाइज आईटीसी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डेप्थ. सेम चार्ट यहाँ था, सेम चार्ट. इफ यू रिमेंबर, मैंने ये चार्ट आपको चैप्टर 1 में ही समझा दिया था, क्योंकि चैप्टर 1 हमारा क्या था? एक ओवरव्यू था. चैप्टर 1 बेसिकली क्या था कि इंट्रोडक्शन टू जीएसटी था. अग्रीड, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी था, पर मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 ये था वाई जीएसटी. एंड वाई जीएसटी का सबसे बड़ा रीजन ये था कि पुराने टैक्सेस में अर्स्टवाइल क्या हो रहा था, एक्साइज के अंदर, सेल्स टैक्स के अंदर, सर्विस टैक्स के अंदर, कि जो मैं पिछले स्टेज पर टैक्स पे कर रहा था उसका मुझे आप क्रेडिट दे नहीं रहे थे, मुझे आप यूटिलाइज करने क्रेडिट ही नहीं दे रहे थे. फॉरगेट यूटिलाइजेशन की बात. एम आई क्लियर? तो मुझे कॉस्ट में ऐड करना पड़ रहा था, तो मेरी कॉस्ट बढ़ती और फिर मैं उसके टैक्स पे टैक्स लगाती. गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो क्या लिखा है? दिस अगेन आई एम रीडिंग. मैंने अभी समझाया आपको, मैं फिर से समझाती हूँ. अगर मेरे पास आई जीएसटी का क्रेडिट है तो आई विल बी फर्स्ट यूटिलाइज फॉर आई विल बी फर्स्ट यूटिलाइज फॉर आई. अगर बैलेंस बचा तो सी और एस और यू इन एनी प्रपोर्शन इन एनी ऑर्डर. वंस आई जीएसटी क्रेडिट इज कंप्लीटली यूटिलाइज, खत्म हो गया, then you can touch CGST. CGST credit will be first utilized for CGST. अगर बैलेंस बच गया तो IGST. Am I clear? Am I clear? And I will be using C का credit for I only when I is exhausted. तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जब तक मेरा IGST credit exhaust नहीं होगा मैं C और S के क्रेडिट पे जाऊंगी ही नहीं. Am I clear? Am I clear? Assume I is exhausted over, then I came to C. सी का सी के लिए एंड बैलेंस बच गया तो आई के लिए. नाउ मुझे एस का क्रेडिट एस के लिए यूज कर सकती हूँ, और अगर एस का क्रेडिट बच गया तो आई के लिए यूज कर सकती हूँ ओनली इफ आई एज वेल एज सी बोथ इज ओवर. जब आपने मुझे आई का क्रेडिट आई जीएसटी यूज करने के लिए बोला है फॉर आई का पेमेंट, आपने मुझे सी जीएसटी यूज करने का बोला है फॉर आई के लिए, तो वाई शुड आई गो टू एस? I will go to S only when I का credit and C जिस credit is completely exhausted. Am I clear? Can I quit? ये basics है. Ensure that you are not wrong with the basic concepts. If your basics are clear now, this way things will get solved. Am I clear? How ITC is utilized? ITC is credited to a registered person's electronic credit ledger. A taxable person
is entitled for ITC of CGST, SGST, UTGST, IGST depending upon the nature of supply received by him. हमको पता है there are two type of supply, intra-state supply, intra-union territory supply and interstate supply. मैं clear? To illustrate, a supply making intra-state, interstate and imported purchase of goods. इंट्रास्टेट पे सी एंड एस लगता है. इंट्रास्टेट पे उसने क्या पे किया होगा? सी एंड एस पे किया होगा. कैचे में पॉइंट. तो उसको आईटी से किसका मिलेगा? सी एंड एस का, दोनों का मिलेगा. डायग्राम समझ में आ रहा है? टैक्स पेड एंड आईटीसी. इंटरस्टेट परचेस पे उसने क्या पे किया होगा? आईजीएसटी पे किया होगा. तो उसका क्रेडिट किसका मिलेगा? आईजीएसटी का मिलेगा. अगर से इंपोर्ट करवाया है, इंपोर्ट गुड्स की बात चल रही है बॉस, प्लीज ये भूलना मत. क्यों ऐसा बोल रहे हो मैम? सर्विसेज की बात क्यों नहीं कर रहे हो बॉस? सर्विसेज अगर मैंने इंपोर्ट करवाई है तो उस पर तो क्या लगना है? ओनली आईजीएसटी. एंड इंपोर्टर्स को इंटरस्टेट माना गया है, इसलिए तो मैं उस पर आई लगा रही हूं. जब मैं गुड्स इंपोर्ट करती हूं तब बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है. और कस्टम ड्यूटी लगता है किस केस में? ओनली इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, नॉट इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. बिकॉज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती ही नहीं है, बिकॉज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगता है. मतलब तो अगर मैंने गुड्स क्या करवाए हैं? इंपोर्ट करवाए. मैंने क्या पे किया? मैंने अभी आपको बताया, मैंने बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी, मैंने बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी पे करी होगी एंड मैंने आईजीएसटी पे किया होगा. पर मुझे क्रेडिट सिर्फ आईजीएसटी का ही मिलेगा, बीसीडी का क्रेडिट नहीं मिलेगा. एम आई वेरी क्लियर? इज दिस डायग्राम क्लियर? इज दिस डायग्राम क्लियर? इज दिस इलस्ट्रेशन क्लियर? बताओ भैया, इलस्ट्रेशन क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अ कंबाइंड रीडिंग ऑफ द अबाउट शोज दैट द ऑर्डर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी इज एज पर द ऑर्डर गिवन बिलो. हम इस सेम टेबल पढ़ के आए थे. स्टिल इफ यू वांट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ. ये आईटीसी का बैलेंस है. आउटपुट ऑफ आईजीएसटी, आउटपुट ऑफ सीजीएसटी, आउटपुट ऑफ एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लायबिलिटी. मतलब ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है और ये मेरे पास लायबिलिटी है. मेरे पास सबसे पहला क्रेडिट किसका रखा है? आई का. I will be using for I first. I will be using for I first, and if I is still left, then second I will use either for C or for S or for U in any proportion in any order. Am I clear? उसके बाद थर्ड, जब मेरा ITC of IGST completely exhaust हो जाएगा mandatorily, compulsorily, then I can go for CGST का क्रेडिट. थर्ड पॉइंट खत्म हुआ. फिर CGST का क्रेडिट मैं किसके लिए यूज करूंगी? CGST क्रेडिट मैं सबसे पहले फोर्थ पॉइंट C के लिए यूज करूंगी. आई एम नॉट परमिटेड, आई एम नॉट अलाउड टू यूज C का क्रेडिट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ S. Am I clear? तो मैंने CGST क्रेडिट फोर्थ पॉइंट 1 2 3 हो गया. फोर्थ C का क्रेडिट फर्स्ट C के लिए यूज होगा और अगर बैलेंस बच गया तो फिर I के लिए यूज होगा. Am I clear? फिर SGST क्रेडिट 6 पॉइंट पहले SGST के लिए यूज होगा. S का क्रेडिट C के लिए अलाउड नहीं है. और उसके बाद अगर S, आई होप विथ मी, मुझे S का पेमेंट, S का क्रेडिट किसके लिए यूज करना है? I के लिए. I can use only if ITC of CGST has been utilized fully. Am I clear? Am I clear? Very, 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 very clear. Sure? Can I go ahead? Okay. ये पूरा हमने लैंग्वेज में भी समझ लिया. इसके लिए एग्जाम्पल भी देकर गई. मैंने स्टडी मटेरियल सी, आई टेल यू, आई एम अ कंप्लीट फॉलोअर ऑफ ICI. मेरा ऐसा मानना है 10 ऑथर्स की बुक पढ़ने से अच्छा एक ऑथर की बुक पढ़ो, दैट इज ICI. तो मैम क्वेश्चंस, क्योंकि ICI की स्टडी मटेरियल में आपको इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? यू विल गेट प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट एग्जाम पेपर्स.
from past RTPs, from past mock test papers, and if by chance IC has issued some sample questions that. Am I clear? See, this is the way teachers भी करती है. Max what we must be doing, क्योंकि CS में भी टैक्स है, सीए में भी टैक्स है, तो वी मेक ओके वी में सी क्वेश्चंस ओवर दे. उतना आपसे नहीं होगा, पर आपसे क्या होगा, उतना एक्स्ट्रा एक एडवांटेज बुक से मिल जाता है. क्योंकि सपोज इन माय बुक आई एम लुकिंग आफ्टर सीएस मटेरियल ऑल्सो, आई एम लुकिंग आफ्टर सीए में मटेरियल ऑल्सो, और उन मटेरियल में से मैंने देखा कि ये क्वेश्चन सीए में आ सकता है, या ये क्वेश्चन एक अच्छा लेवल का है. जो सिंपल क्वेश्चन है वो मुझे नहीं देना, वो मेरे बच्चे ऐसे ही कर लेंगे, पर ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है. गेटिंग माय पॉइंट? एम आई क्लियर? एग्जाम्पल देखो, अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल एंड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफरेंट टैक्स हेड्स. ये मेरे पास आई सी एस का क्रेडिट रखा है, ये टोटल क्रेडिट है, ये मेरे पास आई की लायबिलिटी, सी की लायबिलिटी एंड एस की लायबिलिटी. अब देखो आईटीसी ऑफ, अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, कंप्लीटली योर चॉइस. इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ जाके आ रहा है, आपके आंसर्स वेरी क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाला जो है इसके कारण मेरे पास IGST का 1300 का क्रेडिट रखा है और मुझे पेमेंट कितना करना था, 1000 रुपए. तो मैंने आई का पेमेंट कर दिया, अब बचे 300 रुपए. अब बचे कितने रुपए, 300 रुपए. अब 300 रुपए मेरे पास क्रेडिट रखे हैं और मुझे सी और एस का 300 का पेमेंट करना है. अब इसमें देखो ना यार, कॉम्बिनेशन खत्म होंगे. 300 रुपए रखे हैं, सी और एस की बात करते हैं, चलो मैं यहां लिखती हूँ, 300 रुपए रखे हैं, सी और एस की बात करते हैं, 1 रुपए 299 रुपीज, 2 रुपए 298 रुपीज, 3 रुपीज 297 रुपीज. ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. आई कैन यूज द बैलेंस 300, आई होप यू गेटिंग मी. ये जो 300 रुपीज बैलेंस पड़े हैं, this 300 can be utilized for making payment of C or S in any proportion, in any order. मैं चाहूं तो पूरा 300 रुपए यहाँ यूज कर लूं, इसको 0 कर दूं, या मैं चाहूं तो इसको खत्म करके इसको 300 कर दूं, या मैं चाहूं इसको 50 करके इसको 250 कर दूं, या इसको 100 करके इसको 200 कर दूं. तो नाउ द प्रॉब्लम इज ऑप्शंस आर, सारे कॉम्बिनेशन बना लो. एम आई क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम. इसलिए आपका आंसर हो सकता है द आंसर गिवन बाय और मे बी पेपर चेकर के पास वो मैच ना हो. एम आई क्लियर? तो देखो इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है, इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने, ओके इन्होंने आई का पहले पेमेंट कर दिया और फिर इन्होंने सी का 200 लिया और एस का 100 लिया और ये खत्म हो गया. मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में जाऊं तो ये मेरा 1000 खत्म हो गया, ये मेरा ऑलरेडी खत्म हो गया. उसके बाद मैंने सी का कितना पेमेंट कर दिया, 200 का पेमेंट कर दिया और एस का 200 का पेमेंट कर दिया, मतलब 1300 खत्म हो गया. अब इसमें से मुझे 100 पे करना बचा है, इसमें से मेरे को 200 पे करना बचा है. देखो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है. आज मेरे पास एस का क्रेडिट कितना रखा है, 200 का. एस का क्रेडिट कितना रखा है, 200 क्रेडिट रखा है. एम आई क्लियर? तो कोशिश ऐसा करो, पर हाँ ठीक है यार, ओके मतलब दिस इज यू हैव टू लिटिल बिट थिंक कि क्रेडिट किसका क्या रखा है और मैं कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बिठाऊं कि मेरा क्रेडिट वेस्ट भी ना हो और मैं पूरा पेमेंट भी कर दूं. एम आई क्लियर? अगर लेट्स एग्जांपल, इसी को थोड़ा सा देखते हैं. इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ देखती हूँ, नंबर्स लिखती हूँ, 1000 33 ओके 300 300 1600. ये लाइबिलिटी है किसकी, आई की, सी की और एस की. और क्रेडिट कितना रखा है, 1300 रखा है और 200 रखा है. चलो 200 रखा है, ये कितना हो गया, ये 1700 है. ओके आगे बढ़ते हैं. अब इसमें ध्यान देने वाली चीज है, अगर मैंने आई का 1300 में से पहले आई हटा दिया 1000, और अगर मैं पूरा सी के लिए 300 यूज कर लेती हूँ, सपोज मैंने पूरा सी के लिए
300 यूज कर लिया। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अब ये मेरा पे हो गया, ये मेरा पे हो गया, और जब मैं एस पे करने गई तो एस का तो मेरे पास सिर्फ 200 का ही क्रेडिट था। तो मैं, अब मुझे पेमेंट कितना करना है, मुझे पेमेंट 300 करना है, तो मैं सिर्फ 200 ही यूटिलाइज कर पाई, और मुझे 100 कैसे करना पड़ा, कैश लेजर के थ्रू करना पड़ा। मैं ये 100 का पेमेंट करने के लिए सी का 200 यूटिलाइज नहीं कर सकती। समझा मैं क्या बोल रही हूं? समझा मैंने क्या बोला? अगर मैं पूरा सी का लिए 300 यूज कर लेती हूँ तो चलो मेरा 300 सी का पे तो हो गया, बट इवन आफ्टर हैविंग अ क्रेडिट ऑफ 200 मैंने वहां पूरा यूटिलाइज कर लिया। और अब मेरे साथ इशू क्या हो गया कि मेरे को एस का 300 का पेमेंट करना है, पर एस का मेरे पास क्रेडिट कितना रखा है, 200 ही रखा है, तो आई कैन यूटिलाइज ओनली 200, बैलेंस 100 आई विल हैव टू मेक पेमेंट थ्रू कैश लेजर इवन आफ्टर हैविंग अ क्रेडिट ऑफ 200 लेफ्ट इन CGST। Isn't that waste? मेरा 200 रुपए नहीं 2 करोड़ रुपए मांग के चलो, ब्लॉक नहीं हो रहा है, ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो फिर दिस इज नॉट द राइट वे। मतलब ये आपको, ये अगर आप करोगे तो आप गलत करोगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन क्या करेगा, वो चीज करेगा जिससे उसको मोस्ट बेनिफिट होगा। दिस इज नॉट टू बी सेड, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। आज अगर मैं कोई चीज, जब मुझे फ्रीली छोड़ के रखा है, तो मैं जब फ्रीली अगर मुझे छोड़ के रखा है तो आई विल टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। वाई विल आई डू एनीथिंग जिससे मेरा पैसा ब्लॉक हो जाए, मुझे कैश लेजर में और अलग से, सपोज वो 200 करोड़ रुपए है और ये 100 करोड़ रुपए है, ये 100 करोड़ है, ये 200 करोड़ है, 200 करोड़ रुपए वहां पड़े क्रेडिट में, 100 करोड़ रुपए अलग से निकाल के भरना पड़ा। दिस इज स्टुपिडिटी, ये कोई नहीं करेगा। तो अगर आप ये कर रहे हो तो लॉजिकली यू आर नॉट करेक्ट। एम आई क्लियर? अब ओके, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, कलर चेंज करें, 1300 यहां आया, 1000 ये तो फिक्स है, ये 200 है मेरे पास और ये 200 है मेरे पास, राइट? ये आई है, ये सी है और ये एस है। एम आई क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं क्या करूंगी, मेरे को 300 का पेमेंट करना है, मैं ये 200 नहीं, हाँ मैं ये भी नहीं कर सकती। हाँ देखो, मैं ये भी नहीं कर सकती, समझना मैंने क्या सोचा, मैं ये 200 कर देती हूँ, ये भी 200 कर देती हूँ। एक्चुअली पेमेंट करना कितना है, 300 करना है। फिर मैंने 100 और 100 यहाँ यूज किए, तो इसका 100 का बैलेंस बच जाएगा, वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जब तक आप IGST का क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप COS को टच नहीं करोगे। ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रिप्लाई करो बॉस। मैं अगेन कह रही हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं इसमें रश नहीं करूंगी, क्योंकि आई नो अगर एक बार ये ब्लॉक बन जाता है ना कि मैम क्रेडिट नहीं समझा, ये ब्लॉक फाइनल्स में भी नहीं हटता है। दिस हैपेंड विथ मी इन माय सीए, ऑनेस्टली आई टेल यू। तो मुझे वो ब्लॉकेज नहीं चाहिए। एक बार ऐसे दिमाग में बैठ गया ना कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो बस। मैं क्लियर? और क्योंकि आईटीसी वाला चैप्टर हर क्वेश्चन में डाल सकते हैं, तो ये तो हमारे बेसिक चैप्टर हो गया। तो ये गलत है, ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज प्रैक्टिकली रॉन्ग, क्योंकि आपने जो रूल्स बोले वो फॉलो ही नहीं हो रहे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। IGST कितना है? 1300 है, सी 200 है, एस 200 है। ये मैंने आई का पेमेंट कर दिया। अब मेरे को सी का 300 का, एस का 300 का पेमेंट करना है। एम आई क्लियर? अब लॉजिकली सोचो, अगर मैंने सी का यहाँ पेमेंट कर दिया, देखो ये फैक्ट है कि मेरा 100 का बैलेंस बचेगा, क्योंकि 1600 का पेमेंट है, 1700 की लायबिलिटी, इतना ही बचना चाहिए। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो अब इस केस में मैंने सी यूज कर लिया, यहाँ पे CGST, और SGST कितना कर लिया? 100। ये 1300 हो गए, खत्म। और अब मैं यहाँ आई सी का पेमेंट करने के लिए, कितना बचा? 100, और 100 मेरा क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ मेरा क्योंकि 300 पेमेंट करना, तो मैंने सिर्फ 100 ही पेमेंट किया है, तो मैंने 200 पेमेंट करके ये क्या कर दिया? बैलेंस खत्म कर दिया। तो मेरा सी का बैलेंस बच गया। इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, कि यहाँ मैंने 1000 किया, ये 100 किया और ये 200 किया। अगर ये 100 किया है मैंने, तो फिर यहाँ मेरा 200 पूरा खत्म हो जाएगा, नो बैलेंस लेफ्ट। और यहाँ फिर मैंने अगर 200 किया है, कुछ गड़बड़ करी मैंने,
हाँ 300 का पेमेंट करना है ना मेरे को, गेटिंग माई पॉइंट। तो फिर यहाँ मेरा 100 का ही पेमेंट होगा एंड 100 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट? समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? प्लीज रिप्लाई। हैव यू पीपल अंडरस्टूड और नॉट? रिप्लाई करो, समझा कि नहीं समझा? ओके ओके, तो दिस इज, इसलिए आपके पास ऑप्शन 1 है। अब इस केस में ऑप्शन गवर्नमेंट ने क्या मतलब बुक से मैंने क्या यूज किया, 1000 का आई पे किया, 200 का सी यूटिलाइज कर लिया और 100 का एस यूटिलाइज कर लिया। अब मुझे क्या पे करना बचा है, 100 सी पे करना है, 200 एस पे करना है। एंड आई हैव, ये मैंने 100 यहाँ यूटिलाइज कर लिया, ये मैंने 200 यहाँ यूटिलाइज कर लिया, तो मेरे पास इसका बैलेंस बच गया। एम आई क्लियर? किसका? सी का। इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, एस का बैलेंस बच गया। एम आई क्लियर? देयर कैन बी अदर ऑप्शंस ऑल्सो, ये आईसीआई की लाइंस है, इन्होंने 2 ऑप्शन दिए। देयर कैन बी अदर ऑप्शंस ऑल्सो फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी liabilities. In this example, 2 options for utilizing ITC of IGST against C and S are shown. Am I clear? Can I go ahead? Pakka. So now let's come to the most important section. Section 16, Section 17, Section 18. Deadly, deadly, deadly important है. Am I clear? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? पक्का? Sure? Am I clear? So take 2 minutes and then I'll start with section 16. Just digest section 16 for 2 minutes. Am I clear? And then, or digest what we have done till now, and then we'll start with section 16. Okay? Take care for 2 minutes.